हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम करेंगे हरियाणा एसएससी सेट ग्रुप डी का 21 अक्टूबर 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट फर्स्ट। इसमें आप इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, अगले 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपका हरियाणा ग्रुप डी का पेपर अच्छा हुआ होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, अप्पम, पट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, केरल राज्य से इन खाद्य पदार्थों का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? बताइए। भारत की साक्षरता दर है 74.1% के आसपास, जिसमें से मेल की साक्षरता दर है 82.1% के आसपास और फीमेल की है 65.4% के आसपास। ठीक है। अच्छा, हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? हरियाणा की है 75.55 समथिंग। ठीक है। इसमें मेल की है 84% के आसपास। ठीक है। और फीमेल की है इसमें 65.9% के आसपास। ठीक है। चलिए, तो इसके 74 के आसपास कौन सा होगा? 73, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है ऑप्शन ए 6371 किलोमीटर। ये पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। कौन सी? एवरेज रेडियस है। ठीक है ना। और कोई पूछे आपसे कि पृथ्वी की भूमध्य त्रिज्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? भूमध्य त्रिज्या ये है 6378 किलोमीटर। ठीक। और कोई पूछे कि पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है, ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? ध्रुवीय रेडियस या त्रिज्या ये है 6357 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। ये हैं ऑप्शन ए जेम्स मिल। ये हरियाणा एसएससी द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ। हरियाणा एसएससी लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? बताइए। ये होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, CE से क्या तात्पर्य है? देखिए, जो अंग्रेज़ी कैलेंडर शुरू होता है पहले तारीख पहला महीना और सन 1 से शुरू होता है। ठीक है ना। इसके बाद की जो तिथियां होती हैं वो कहलाती है या तो एडी, ठीक, एडी जिसको बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है। या एडी के बदले आप CE का प्रयोग भी करते हैं, यानी कि इस तिथि के बाद की के आगे की जो तिथि है उन सब में एडी या CE का प्रयोग होता है। CE का क्या मतलब है? कॉमन एरा। क्या? कॉमन एरा। अच्छा, इससे पहले की जो तिथियां होती हैं उसमें क्या प्रयोग करते हैं? उसमें करते हैं BC या BCE। ठीक। तो BC का क्या मतलब होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो कैलेंडर होता है। नहीं। और BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना। बिफोर
कॉमन एरा। ठीक, चलिए आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कॉमन एरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था, बताइए। इसका उद्देश्य था, सबको पता होगा। ऑप्शन बी, नियमित टीकाकरण के समय अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 5 जून को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों की परत को क्या कहते हैं, बताइए क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं ऑप्शन सी, वायुमंडल। अच्छा, जो इसका जो हिंदी वर्जन था उसमें गैस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट था पेपर के जो साइड में लिखा रहता है उसमें गैसीज लेयर का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको, अगर एक बार कोई प्रॉब्लम लगे इसमें हिंदी में, तो आप एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिए। इसमें जो इंग्लिश का होता है वो करेक्ट बनाया जाता है। ठीक है ना। इधर खाली पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं इतना लिखा था, गैस नहीं लिखा था, जबकि इंग्लिश में गैसेस लेयर लिखा था। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है, बताइए। इसका विस्तृत रूप है ऑप्शन ए, माँ का संपूर्ण प्यार या मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2016 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। तो लुगदा साड़ी का एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, ये है ऑप्शन सी, दिल्ली में अवस्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। तो ये है ऑप्शन बी, मध्याह्न भोजन, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिड डे मील योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है। अच्छा, मिड डे मील शुरू करने वाला जो पहला राज्य था वो था तमिलनाडु। कौन, तमिलनाडु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। ये मनाया जाता है ऑप्शन डी, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे, वृक्क मतलब किडनी, तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया आप जानते होंगे डायलिसिस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन ए, जो स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है ये होता है कृत्रिम वास है ये आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट है ऑप्शन बी, किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की कितनी दूरी होगी। देखिए, आपका जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, जो वस्तु होती है, मान लो कोई वस्तु है आपकी ये, तो वस्तु से जो दर्पण की दूरी होती है, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उतनी ही दूरी दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी भी दूरी यही होगी। ठीक है ना। ये मान लो इमेज बनी है यहाँ पे कोई इमेज, ठीक, और ये वस्तु रखी है,
यानी कि वस्तु और दर्पण की दूरी बराबर, प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 50 सेंटीमीटर ही होगा। और जो इसमें जो समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किसके पीछे बनता है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और वस्तु के बराबर, मतलब जितनी वस्तु होगी उसी के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जब ऊष्मा का संचरण होता है तो उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन ए विकिरण, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से, ठीक है ना। उसमें किसी मीडियम यानी कि माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा वैक्यूम से यानी कि जो खाली स्थान होता है उसके जरिए ही हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये चालन जो प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं कंडक्शन, ये किस में होती है? ठोस में, इसमें ठोस में। क्वेश्चन नंबर 21, डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारी हैं। बताइए कौन कौन सी बीमारी जल से होती है? ये होती है ऑप्शन ए टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को बोलते हैं दिमागी बुखार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं। स्त्री कैंसर, स्त्री कैंसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल का मतलब है फूलों के अंदर पाया जाने वाला मादा जनन अंग। मादा जनन अंगों को क्या बोलते हैं? पिस्टिल या स्त्री कैंसर। इसके अंदर ही क्या होता है? अंडाशय इसी के अंदर पाया जाता है, ओवेरी, ठीक है। और कोई पुरुषों के बारे में पूछ लिए, जो फूलों के अंदर पुरुषों का जो जननांग होता है यानी कि नर जननांग, उसको क्या बोलते हैं? नर जननांग। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टामेन, ठीक है ना। कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है, मतलब ही इंग्लिश जो होती है उसमें लिख देता है एग्जामिनर, ताकि बच्चों को समझ में ना आए जो हिंदी मीडियम की, ठीक है ना। इसको स्टामेन्स बोलते हैं, नर जननांग को। ये फूलों के अंदर पाया जाता है दोनों, ठीक है ना। इससे जो पंखुड़ी होती है, पंखुड़ी किस में पाई जाती है? पुष्प में, फूलों के अंदर ही तो होती है पंखुड़ी, ठीक है। और पत्रदल क्या बोलते हैं? ये पत्तियों की जो फ्लैट सरफेस होती है ना, प्लेन सरफेस, उसको बोलते हैं पत्रदल। इंग्लिश में इसको लैमिना बोलते हैं, लैमिना, ठीक है। जो विसर्पी लता है ये कमजोर तना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डैश की कमी के कारण बेरी रोग होता है। बताइए किसी कमी के कारण होता है? ये होता है ऑप्शन बी विटामिन B1 की कमी के कारण, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा? रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। मीन पक्ष यानी कि फिन जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, ये उपस्थित तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। गिल की उपस्थिति होती है, हाँ, गिल के द्वारा ही मछलियाँ सांस लेती हैं, होती हैं। लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर होता है, ये भी होता है। शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा था, ये भी होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया था, इसमें कोई भी विशेषता ऐसी नहीं थी जो मछली की नहीं है, यानी कि ये कॉमन क्वेश्चन था। इसके नंबर सबको मिलने चाहिए, ठीक है ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में। ये नंबर जो है सभी को मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी विशेषता जो है मछलियों की है ना, सभी को मिलेंगे इसके नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है? इसका कारण है ऑप्शन बी विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भूकृमि जिसको अर्थवर्म भी बोलते हैं या केंचुआ भी बोलते हैं, अपने डैश से श्वास लेते हैं, यानी कि श्वसन क्रिया किस अंग से करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन डी त्वचा से। गलफड़े किसको बोलते हैं? गिल्स को बोलते हैं, गिल्स, यानी कि अभी जो मछली के बारे में पढ़ा था ना, उससे श्वसन क्रिया करती है गिल्स या गलफड़ों से मछलियाँ। और फेफड़ों से कौन श्वास लेता है? मेंढक फेफड़ों से भी लेता है और त्वचा से भी लेता है, ठीक है ना। और श्वास नली जो होती है ये कॉकरोच इससे सांस लेता है, कॉकरोच जो मेंढक होता है वो फेफड़ों और त्वचा दोनों से सांस लेता है, फेफड़ों से भी और त्वचा से भी, ठीक है, तभी वो पानी और स्थल पर रह पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है? बताइए। ये होता है ऑप्शन सी अल्कोहल के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। ये उचित वाहित मल का मतलब है सीवेज वाटर, जो गंदा पानी होता है ना, वो वाला ना। तो ये आप कई बच्चों ने लिख दिया स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सीवेज वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट वगैरह इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत पूछ लिया गया था, क्योंकि वर्ष 2016 में शुरू नहीं हुआ था, ये हुआ था जून 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। और ये उज्ज्वला योजना है, जो सिलेंडर वाली योजना है, उड़ान, ये पूरे देश का आम नागरिक, ये रीजनल कनेक्टिविटी सेंटर होते हैं इसके, एयरपोर्ट वगैरह उनसे संबंधित है, ये दोनों 2016 की योजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें सुमेलित करना है हमें, मतलब कौन सा डायग्राम किसका है ये बताना है। तो जो विद्युत सेल होता है उसका जो आपका साइन होता है, ये होता है विद्युत सेल का ये वाला, ठीक। इसमें जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव हिस्सा होता है और छोटा वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और जो बैटरी का होता है, बैटरी का साइन जो होता है वो होता है ये वाला, इसमें दो आते हैं बैटरी वाले में, ठीक है ना। और विद्युत सेल के अंदर एक आता है ये जो बीच का साइन आपका, ठीक है। और ये विद्युत बल्ब के अंदर ये है, ये विद्युत बल्ब का साइन है। और ऑन स्विच ये थर्ड वाला है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जाती हैं? तो यह विशेषता कहलाती है कूटनीयता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है ना, मैलिएबिलिटी। और तन्यता क्या होता है? तन्यता होती है कि जो हम धातु का वह गुणधर्म जिससे उनके लंबे तार बनाए जाते हैं, पतले और लंबे तार बनाए जाते हैं, लंबे तारों के रूप में उनको ढाल दिया जाता है। तो ये उसकी जो विशेषता होती है उसको बोलते हैं तन्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रीजनिंग शुरू हो गई है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 31, 5 बच्चे हैं ABCD और ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है उसी क्रम में हो। CE के दाईं ओर और A के बाईं ओर खड़ा है। चलिए करते हैं। इसने बोला CE के दाईं ओर और A के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है ना। तो E ये रहा, ठीक।
ई के दाईं ओर यानी कि इस तरफ कौन है, सी, और ये ए के बाईं ओर है यानी कि ए इधर होगा, ये ए के बाईं ओर है, ठीक है, सी, ठीक है ना। सी के बारे में बताया अभी। ए और डी के बीच में एक बच्चा है यानी कि डी इधर रख देते हैं एक बार। इसने कहा है ए और डी के बीच में यहाँ पर कोई बच्चा है, तो वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली वो बी होगा, ठीक है ना। उसने पूछा क्या पंक्ति के मध्य में कौन है, तो पंक्ति के मध्य में कौन है, ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को क्रम में दिया गया है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। देखिए इन शब्दों को हमें जो लिखा है सी, पी, के, टी, ओ, ई, इनको हमें व्यवस्थित यानी ऑर्डरली लगाना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके, ठीक है ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये इसका बनेगा जहाँ तक भी है, POCKET, पॉकेट, ठीक है ना। तो ये है P का 2 है, O का क्या है 5 है, C का क्या है 1 है, तो देखिए 2, 5, 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में ही है। फिर K का क्या है 3, E का क्या है 6 और T का 4, यानी 251, 364 कहाँ पे, ऑप्शन सी में, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि Q R के पुत्र का भाई है तो Q R से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं। Q जो है R के पुत्र यानी कि R लिख देते हैं इधर, R का पुत्र मान लिया मैंने X, R के पुत्र का भाई है कौन Q, यानी कि ये भी भाई है और ये भी भाई है। तो उसने पूछा है Q R से किस प्रकार संबंधित है, तो Q क्या हुआ, Q वहाँ पुत्र हुआ, Q R से संबंधित है पुत्र के रूप में, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में कितने मंगलवार होंगे। आइए करते हैं। इसने कहा 25 तारीख का क्या है गुरुवार, गुरुवार मतलब थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, ठीक है ना। ठीक 26, 27, 28, 29, 30, आपको पता होगा अगस्त के महीने में 30 ही दिन होते हैं, ठीक है ना। तो 26 को क्या हुआ बृहस्पति, इधर क्या होगा शुक्र, ठीक, इधर शनिवार सैटरडे, इधर संडे, इधर मंडे, और लास्ट तारीख को क्या होगा ट्यूसडे, ठीक है ना। उसने मंगलवार पूछा है कितने हैं इस महीने में, ठीक है ना, यानी कि 30 तारीख को क्या है ट्यूसडे, 30 तारीख को क्या है ट्यूसडे, ठीक। हम 30 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 में से 7 घटाएंगे ये आ जाएगा 23, ठीक। तो इधर भी ट्यूसडे होगा आपका, ठीक है। और 23 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 16, ठीक। 16 को भी आपका ट्यूसडे हो जाएगा। फिर 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 का भी ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक। फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 का भी ट्यूसडे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने ट्यूसडे हो गए, एक तो 30, फिर 23 में, फिर 16 में, फिर 9 में, फिर 2 में, तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5 ट्यूसडे हो गए, ठीक है ना। चलिए राइट का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना हो प्रतीत होते हों, निर्णय करेगी कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप में निकलता है या निकलते हैं। चलिए देखते हैं।
कथन है सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं। इसको एक डायग्राम सर्कल के दोबारा दर्शाते हैं, मान लेते हैं ये है जे यानी कि जानवर, ठीक है ना, ये क्या है जे, सभी जानवर कुत्ते हैं, तो ये हो जाएगा इसका ऊपर वाला के, ये सभी जानवर यानी कि इसके अंदर आ गया ना सभी जानवर, तो कैसे बोल देंगे हम कुत्ते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या कथन है, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, ठीक है ना, ये कुत्ते का डायग्राम है गोल वाला बाहर का, तो कुछ कुत्ते क्या है खतरनाक, खतरनाक को हम के एच से दर्शा देंगे, ठीक है ना, के एच से, ठीक। अब निष्कर्ष क्या क्या निकाला है उसने, ये देखना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये देखना है हमें, ठीक है। सभी जानवर खतरनाक हैं, इसने कहा सभी जानवर खतरनाक है, देखो सभी जानवर तो ये रहे, ठीक, इसने बोला खतरनाक है, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो इससे टच हो रहा है, किससे, कुत्तों से, सभी जानवर कुत्ते तो हैं लेकिन सभी जानवर खतरनाक नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि इससे ये क्या है टच नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं, भाई सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर ये कुत्ते हैं, तो कुछ कुत्ते जानवर तो होंगे, ये तो राइट है आपका, ठीक है, क्योंकि ये तो इसी के अंदर है, तो आपका ऑप्शन सेकंड जो आपका निष्कर्ष है वो ठीक होगा, पहला वाला गलत होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको आगे, यानी कि केवल निष्कर्ष बी निकलता है, सेकंड निकलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे है, बताइए, ये है बल से, न्यूटन का सही मात्रक क्या है, बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये बताइए त्वरण का सही मात्रक क्या है, त्वरण का सही मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv, m क्या है मास यानी किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड, इसका ये हो जाएगा, इस तरह से बनाते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, 11 और 1 12, 1 का डिफरेंस है, दूसरे में 12 4 16, 4 का डिफरेंस है, तीसरे में 16 और 9 25, 9 का डिफरेंस है, अगले में देखते हैं कितना डिफरेंस है इसके अंदर, बताइए, इसमें है 11 में 5 का 6, 3 में से 2 का 16 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना। तो आगे आप ये देख रहे होंगे कि ये सब स्क्वायर जो डिफरेंस आ रहा है वो स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये जो इससे अगला और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर होना चाहिए, वो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 41 और 25 कितने हो जाएंगे, 5 1 6 और 4 2 6 यानी कि 66, यहाँ पे आ जाएगा आपका 66, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, विषम का चयन कीजिए, अदरक है, गाजर है, आलू, ये सब क्या है तने, यानी कि ये भूमि के अंतर्गत जो आते हैं तने हुए हैं, ठीक है ना, जो भूमि के अंदर उगते हैं, जबकि टमाटर क्या है ये बाहर उगता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये इसमें सब में अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोवेट को FRYHW लिखा जाता है तो उसी भाषा में हाइड को क्या लिखा जाता है, चलिए देखते हैं, COVET को क्या लिख दिया है इसने, इधर लिखते हैं इसको FRYHW लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने कितने से बढ़ा रखा है ना, CDEF यानी कि 3 लेटर बढ़ा है यहाँ पे, OPQR इधर भी 3 लेटर बढ़ा है,
VWXY इधर भी यानी सब में 3-3 बढ़ रहा है, तो फिर ऐसे ही हाइट में बढ़ा देंगे 3-3। हाइट पूछे ना, हाइट के बारे में, HIJK, ठीक। इसके बाद जगह क्या आ जाएगा, IJKL, और डी की जगह आ जाएगा G, ठीक। तो KLG कहाँ पे है, KLG है ऑप्शन बी में केवल, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। लास्ट का भी देख लेते हैं, EFGH है ना, KLGH आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वाम बर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमती है उससे उल्टी दिशा में, ठीक है ना, में 135 डिग्री मुड़ जाता है। उसके बाद वह दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी की सुइयाँ घूमती है, ठीक है ना, दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, चलिए देखते हैं। इधर है पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक। ये उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, यानी कि इधर, ये ठीक। उसने कहा कि वामवर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे 135 डिग्री घूमता है। यहाँ पर आके 90 हो जाएगा, और इधर 45 जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा, ये ना 135, इधर आएगा ना 135, ये पूरा मान लो इधर आ गया हुआ ना। उसके बाद वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज फिर मुड़ता है कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री में मुड़ेगा तो ये यहाँ से फिर ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इस तरफ, ठीक। तो अब उसने पूछा उसका मुंह किस तरफ है, उसका मुंह है उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम के बीच में ना, तो उत्तर पश्चिम आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 17 गेंदों को ₹720 में बेचने पर 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। इसको आप अच्छी तरह से समझिए, मैं कुछ इसे करते हैं सॉल्यूशन में। मानते हैं, माना एक गेंद का क्रय मूल्य कितना, ₹1, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है ना। इसने कितनी गेंद बेची, 17 गेंद, ठीक है ना। तो 17 गेंदों का कितना हो गया, 17 गेंदों का क्रय मूल्य हो गया ₹17, ठीक। इसको हानि हुई है, इसमें हानि कितनी हुई है, 5 गेंद के बराबर, 5 गेंद यानी कि ₹5, 5 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हुआ, 5, क्योंकि एक का ₹1 तो 5 गेंदों का कितना हुआ, 5। तो हानि क्या होती है, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक, यही होते हैं ना। हानि कितनी हुई, 5 गेंद हुए क्रय मूल्य के बराबर, 5 गेंद का क्रय मूल्य कितना हुआ, एक माना एक का, तो ये हो गया ₹5, ठीक। और क्रय मूल्य 17 गेंदों का कितना क्रय मूल्य है, ₹17 है, जो हमने माना है, ये भी है ना, एक्चुअल में नहीं है अभी। और विक्रय मूल्य हमें निकालना है, जो माना हुआ विक्रय मूल्य है वो हमें निकालना है, कितना हो गया, SP इधर आ जाएगा, तो SP हो जाएगा 12, यानी कि अगर एक गेंद का क्रय मूल्य ₹1 है, तो 17 गेंदों का जो हमने जो बेची वो ₹12 में बेच दिया ना, यानी कि ₹17 की चीज़ हमने ₹12 में बेच दी, ठीक है ना। तो अब निकाल लेते हैं, यानी कि अगर SP ₹12 है तो क्रय मूल्य एक गेंद का ₹1, ठीक। अगर SP जो एक्चुअल है वो तो ₹720 है, इसमें बेचा था, ठीक है ना, हमने माना 12 में, ठीक है ना। तो अगर ₹720 अगर SP होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा आपका, और इंटू में 720, ये तो होता है ना, कितना को 12 से 12 छिक 72, यानी कि क्या आ जाएगा, ₹60, क्या आ जाएगा, एक्चुअल क्रय मूल्य एक गेंद का ₹60, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, क्या, ₹60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 45, ये तो आपका बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हैं या नहीं,
सबसे पहले अपना छोटे कोष्ठक सबसे अंदर के कोष्ठक को करते हैं सोल्व, ठीक है। फिर उससे बाहर वाले को ये वाला जो होता है, फिर सबसे लास्ट में ये वाला कोष्ठक सोल्व होता है, ठीक है ना। तो पहले करेंगे इसके अंदर का ये सोल्व, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 37, ये ब्रैकेट खोलेंगे ये अंदर वाला, ये हो जाएगा -15 और प्लस का x, ठीक ठीक, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 37 में से 15 कितने हो गए, ये हो जाएगा 22 प्लस x, ठीक, 22 प्लस x। लास्ट में कोष्ठक लगा हुआ इधर है 28 माइनस में। अब इसको खोलते हैं, ठीक है। तो पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 45 भी लिखा है इसके पीछे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, 45 और इक्वल टू में 58 है ही, ठीक। तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28, ये खोलेंगे अब -22 और माइनस का x, ठीक। तो ये कितना हो गया, 28 माइनस 22, ये हो गया आपका प्लस का 6, 45 इधर लिख दूँ -6 और माइनस x और इक्वल टू में 58 रह गया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका x इक्वल टू आ जाएगा, आप उसको सोल्व करेंगे इधर ले जाकर, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 19, ठीक है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 19, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ए तथा बी ने क्रमशः 22,500 रुपये 35,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। रुपये 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग पूछा है। तो बड़ा आसान है, इनका रेशो निकाल लेते हैं। ए और बी का रेशो क्या हो जाएगा, ए और बी की जो पूंजी का रेशो है वो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 22,500 और ये है 35,000, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो गई, इधर 5 चौक 20, 5 25 और इधर 5 सत्ते 35, ये कटेगा, फिर इससे कटेगा 5 नीम 45 और ये 14 पंजे 70, ठीक। ये हो जाएगा इसका रेशियो। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, लिख देंगे इधर 14 9 23, क्योंकि हमें बी का भाग निकालना है, तो बी का भाग ऊपर रख देंगे 14 और कुल लाभ कितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से जो होगा वो आपका बी का भाग निकल जाएगा, ठीक है ना। अब करेंगे तो उससे कितना निकलेगा 23, 1 कम 23 दूनी 46 और ये 12, ये हो गया आपका 14 गुणे 1200, यानी कि ये आएगा आपका 16,800, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 16,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यदि x बाई वाई इक्वल टू 1/3 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए करते हैं। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है एक्स अपॉन वाई की, ठीक है ना, तो उसको भी उसी में बदल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, अंश और हर में वाई स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इधर देंगे प्लस में इसके नीचे, तो क्या वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर तो 1 रह जाएगा इधर, ठीक है ना। इधर भी ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए एक्स अपॉन वाई 1/3 है, ठीक है ना,
तो इसको क्या बोल देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/9 इसमें पुट कर देंगे, इधर जो आया है हमारे इधर 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 और इधर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1/9 + 1, और ऐसे ही 1/9 - 1, तो कितना आ जाएगा 9 और 10, इधर आ जाएगा -8 अपॉन में 9, तो 9 से ये इधर से इधर कट जाएगा और हो जाएगा कितना -10/8, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, -5/4। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबी भुजा कौन सी है, ये पूछा है। देखिए आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। ये मान लो इसकी लंबाई है l, ये इसकी चौड़ाई ब्रीथ, ठीक है ना। तो ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये दिया हुआ है 25, तो उसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका इधर एल है और ये बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी, ये दिया गया है 168 वर्ग मीटर। ठीक, हमारे पास दो चीज़ें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एल बी, ठीक है। आइए अब निकालते हैं। देखिए या तो आपको, अगर आपने अच्छी तरह से कैलकुलेशन जानते होंगे तो आप यहीं पर इसके जोड़े बना लेंगे कुछ करके, ताकि ये आपका 625 आ जाए और मल्टीप्लाई करने को 168 आ जाए। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आपको फॉर्मूला लगा के, थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। चलिए यहाँ तो अपना उतार ले होगा, ठीक है। इसके आगे करते हैं। आपको पता होगा एल स्क्वायर एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ठीक है ना। तो एल प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या था 625 था, और एल बी कितना था 168 दिया हुआ है। इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 336। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका टोटल, ये आ जाएगा आपका 961, और एल प्लस बी इसका ये स्क्वायर इधर इसके ऊपर, ठीक है ना। इधर करेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है 31, 961 की, ठीक है ना, अंडर रूट की 31, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने एल प्लस बी स्क्वायर का निकाला है रखकर, ऐसे ही एल माइनस बी स्क्वायर का निकालेंगे तो हमारे पास एल माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास एल माइनस बी आ जाएगा, ऐसे ही कर। चलो निकालते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -12 भी होता है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2LB, यानी कि इधर आपकी जोड़ा था इधर 336, अब घटा देना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं एल माइनस, घटा देंगे तो 625 में 336 गए तो कितने हो गए बताइए, हो गए 289, और एल माइनस बी करेंगे तो इधर से इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये इधर से इधर चले जाएगा अंडर रूट पर, ठीक है ना, स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा एल माइनस बी इक्वल टू, ये 17 का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तो आपके पास एल प्लस बी 31 आ गया, एल माइनस बी 17 आ गई, यानी कि दो इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो रफ कर दे फिर दोबारा, एल प्लस बी 31 आ गया था और एल माइनस बी 17 आ गया था, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेंगे हम, इक्वेशन बना के सीधा सीधा, इससे कट जाएगा, जोड़ेंगे तो आपस में ये 12 कितना हो गया, 12 इक्वल टू 30, यानी कि एल इक्वल टू 24, ठीक है ना। लेंथ अगर 24 है तो इसमें से पुट करेंगे इधर, इस वाले किसी भी एक इक्वेशन में एल की वैल्यू पुट कर दे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी बताइए, बी की वैल्यू आ जाएगी
7। ठीक है, तो बड़ी वाली पूछिए आयत की लंबी भुजा, ये होगी L = 24। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अगर डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, नहीं तो आपको फॉर्मूला करना पड़ता, लेंथी पड़ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। चलिए करते हैं। देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT/100, ये होता है ना। ठीक, अच्छा, मिश्र धन क्या होता है, मिश्रण होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक, इसने क्या क्या पूछा है कि कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। दुगनी कब होगी, कि जब मूलधन P और ब्याज भी P हो, तभी तो दुगनी हो जाएगी ना, 2P तभी तो होगी ना। ठीक है, यानी कि ब्याज भी P हो तभी दुगनी होगी। चलिए इसको इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कि ब्याज भी P हो और मूलधन भी P हो, और R हमें निकालना है, और टाइम 12 वर्ष दे रखा है, अपॉन में 100 ले देंगे। P से जाएगा P, और 3, ये 4 से 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ये आ जाएगा R = 25/3, या फिर 3 8 24 और 1, सॉरी, ये आ जाएगा 8 सही 1/3। ठीक है ना, प्रतिशत। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अरुण एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। बट्टे का मतलब होता है छूट, ये वो भी जो बट्टा या छूट होती है वो आपके अंकित मूल्य पर मिलती है। किस पे, अंकित मूल्य पर। यदि उसने ₹1600 दिए तो उसे स्केट्स के जोड़े का अंकित मूल्य पूछे। चलिए देखते हैं। यही अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य पर ही बट्टा मिलता है। 100 माइनस छूट या बट्टा प्रतिशत, छूट या बट्टा प्रतिशत जो आपको दिया हुआ है, अपॉन में 100, अरे होता है विक्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर, सेलिंग प्राइस, या जिसमें उसने खरीदा है विक्रय मूल्य। है ना, तो अंकित मूल्य पूछा है तो डाल देते हैं इसमें, इसको IP लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंडेक्स प्राइस। ठीक है ना, IP। तो 100 में से छूट प्रतिशत कितना है, 20। 100 में से 20 गया तो कितना है, 80। 80 में बटे में 100 है ही, और इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना, यानी कितना में खरीदा उसने, 1600 रुपये में। कितने में, 1600 में। यानी कि ग्राहक ने इसको विक्रय मूल्य में बेचा, 1600 रुपये में बेचा, उसने 1600 रुपये में खरीदा। ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे 1600। चलिए कर लेते हैं इसको गुणा भाग, जो भी होगा। 8 दूनी 16, 200, और IP क्या हो जाएगा 10 से, ये 200 गुणा में क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ₹2000 इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दो संख्याओं का HCF 28 है और उनका LCM 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, पहली संख्या दी हुई है 112, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या x मान लेते हैं, बराबर में क्या होता है, इनका HCF इंटू में इनका LCM। ठीक, चलिए भाग कर लेते हैं। 112 तिये 336, तो क्या होगा, x बराबर 28 गुणा 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 28 गुणा 3 84, कितना हो जाएगा 84। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा। देखिए, हम इन दोनों का रेशो निकाल लूँगा। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, ए रेशो बी। ए करता है 20% कम काम किससे, बी से। मान ले बी करता है आपका 100 काम, तो ए करेगा 20 कम यानी कि 80। अब इनको देखिए 80 रेशो 100 का मतलब है ये 80/100, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। काटेंगे तो क्या लगेगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि ये आ जाएगा 4, इधर 4:5, ठीक है ना। यहाँ पर भी 4:5, ठीक है ना। ए और बी का रेशो होगा 4:5, यानी कि बी 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य करता है तो ए 1 घंटे में 4 यूनिट कार्य करता है। इसने कहा यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है आपका समय इनटू कार्य क्षमता, किसी भी व्यक्ति की, ठीक है ना। कार्य क्षमता वो भी प्रति घंटे में हो सकती है या प्रति दिन में भी हो सकती है। यहाँ पे घंटा दिया हुआ तो प्रति घंटे की है ना। तो समय क्या है 7.5 घंटा ए के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ए से 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है। तो कार्य निकालते हैं पहले। तो ये है 7 दूनी 14, यानी कि 15/2, 7.5 घंटे का मतलब। तो कार्य क्षमता कितनी हो गई, कार्य क्षमता है इसकी ए की कितनी है 4, तो कुटाए क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 30। तो कार्य कितना होगा टोटल 30 यूनिट कार्य है, ठीक है ना। और 5 1 घंटे में बी कितना करता है 5 यूनिट, तो 30 यूनिट कार्य कितने घंटे में करेगा, इसको सीधे सीधा बट्टे में डिवाइड कर दो, यानी कि 6 घंटे में करेगा इस कार्य को बी। क्योंकि बी 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य करता है तो 30 यूनिट कार्य को वो 6 घंटे में करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के 50 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। 2 संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योग 125 हो तो वे संख्याएं होगी। चलिए 2x इसको मान लेते हैं, 3 वाले को 3x, ठीक है ना। तो कितना है इनका योग 125 है, तो 5x कितना हो जाएगा, 5x रहेगा 5 दूनी 10 55 25, x = 25। तो उसने वे संख्याएं पूछी है, यानी x = 25 है, हमें 2x और 3x मानी थी, तो यानी कितनी हो जाएगी 25 दूनी 50 और 25 से 75, यानी कि 50 और 75, ऑप्शन ए है राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।